सो बच्चों हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। अब जेड एक्चुअली क्या है, जेड इक्वल्स टू हम बोलते हैं पीवी बाय एनआरटी के रेशियो को हम जेड बोलते हैं। और बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि इफ द गैस इज आइडियल, तो हम कह सकते हैं फॉर आइडियल गैस जेड इक्वल्स टू 1, राइट। तो जब हम अगर एक प्लॉट खींचें जेड वर्सेस पी के, तो हमको कैसी लाइन आनी चाहिए, कैसी स्ट्रेट लाइन हमको मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए, लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, राइट। और हमको पता है कि फॉर द आइडियल गैस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली मतलब एक दूसरे को कंपनसेट कर देता है, यानी कि इंक्रीज इन प्रेशर एग्जैक्टली कंपनसेट्स द डिक्रीज इन वॉल्यूम, एंड सो दैट द प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, नेट प्रोडक्ट है, दैट रिमेन्स सेम। और गैस में हमने मोल्स को तो छेड़ा ही नहीं है, आर हमारा कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमने छेड़ा नहीं, तो अल्टीमेटली दिस हैज टू बी सेम एज यूजुअल, ठीक है। यानी कि ये जो चीज है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, राइट। और ये स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन ये कब होता है, जब z इक्वल्स टू 1 है। बट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट फॉर द रियल गैसेज में हमको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। If this is z, this is p, and this is the ideal situation of z, then what we actually get is like this for various different gases, like this. For few gases we get like this, okay. So we know that this is for like hydrogen, this is for helium, like this, or this is for like, for example, this is for nitrogen, and this is for ammonia, this is for CO2, like this. So what does it this indicates, तो इसका मतलब हमें समझना है कि क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि एट लो प्रेशर व्हाट हैपेंस एट लो प्रेशर, व्हाट एक्चुअली हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है और हीलियम है उसमें z की लगातार वैल्यू बढ़ी है। तो हम इसको देख सकते हैं कि फॉर फ्यू गैसेस z is since beginning it is more than 1, and for few gases z is initially lower than 1, less than 1, and suddenly means slowly when we increase the pressure there comes a point where z becomes exactly equals to 1, and there comes a point when again for the same gas z greater than 1, z less than 1, and z equals to 1. So this kind of situations are observed for the most of the gases, but दो ये gases है हाइड्रोजन और हीलियम, इनके लिए हमें z हमेशा लगातार greater than 1 आता है। अब जरा हम समझते हैं कि केस 1, व्हाट दैट केस 1, इफ z इक्वल्स टू 1, तो हम क्या बोलेंगे, गैस बिहेव्स आइडियली। देन केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2, इफ z ग्रेटर देन 1, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हो रहा है या बाकी गैसेस के लिए भी हायर प्रेशर पे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हम ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए z इक्वल्स टू हमने लिखा था pv बाय nRT, और हमने यहाँ पे p को बढ़ाया और z बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P को बढ़ाने पर वॉल्यूम घटा, लेकिन P ज्यादा बढ़ गया और वॉल्यूम उतना नहीं घटा जितना घटना चाहिए था। यानी हमने कहा बेटा पास आ जाओ, गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने क्या बोला, बेटा पास आ जाओ, और वो उतना पास आने को तैयार नहीं है जितना कायदे से उन्हें आ जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि दे डोंट लाइक ईच अदर, दैट मींस देयर मस्ट बी ए फोर्स ऑफ रिपल्शन अमंग द पार्टिकल्स के बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो क्या होता, इसका उल्टा होता, हम कहते बेटा पास आ जाओ और वो कुछ ज्यादा पास आ जाते। इसका मतलब है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि when we increase the pressure to certain extent, in with respect to that extent volume is not decreasing, so that the PV प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जा रहा है। और चूंकि एनआरटी को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, समझना बात, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट जाना चाहिए था आइडियली इस इन सच ए वे दैट इट्स प्रोडक्ट स्टिल रिमेन्स द सेम। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर दैट वी आर नॉट टचिंग एनआरटी, बट स्टिल वी आर ऑब्जर्विंग दैट z इज इंक्रीजिंग। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटा, परंतु उतना नहीं घटा जितना घट जाना चाहिए था, सो दैट द पीवी ओवरऑल पीवी प्रोडक्ट इंक्रीजेस, एंड दैट्स हाउ z इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डोमिनेटिंग, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डोमिनेटिंग। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डोमिनेटिंग। तो जो हमारी वॉन डेर वाल इक्वेशन निकल के आई थी उसमें जो हमने अट्रैक्शन वाला ये an स्क्वायर बाय v स्क्वायर निकाला था, इसको तो हम घटा ही देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा p और v माइनस nb इक्वल्स टू nRT, एंड अगर हम करें फॉर n इक्वल्स टू 1, तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको pv माइनस b इक्वल्स टू RT। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, pv माइनस pb इक्वल्स टू RT, ठीक है। pv इक्वल्स टू RT प्लस pb और डिवाइड इट बाय RT, तो व्हाट विल गेट, pv बाय RT इक्वल्स टू 1 प्लस pb बाय RT, राइट। एंड व्हाट इज pv बाय RT, दैट इज z, तो z इक्वल्स टू क्या आया, 1 प्लस pb by RT. Now we can understand that z is coming greater than 1, because 1 में कुछ भी अपन जोड़ेंगे बच्चों तो z क्या होगा, greater than 1 होगा। इसका मतलब है कि
z ग्रेटर देन 1 के केस में कौन सी इक्वेशन यूज होगी? ये वाली इक्वेशन यूज होगी, विच एक्चुअली जस्टिफाइज दैट z इक्वल्स टू 1, z ग्रेटर देन 1। नाउ केस 3 मानते हैं जब when z is less than 1। what does it mean? z less than 1 का मतलब क्या हुआ कि हमने p को बढ़ाया और v कुछ ज्यादा ही घट गया, एंड दैट्स हाउ pv का जो प्रोडक्ट है वो ओवरऑल घट गया, एंड दैट्स हाउ z घट गया। लॉजिक है। तो क्या हुआ? z ग्रेटर देन 1 हो। इसका मतलब क्या हुआ? हमने प्रेशर बढ़ाया, जैसे कि ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जैसे हम आगे की तरफ गए प्रेशर बढ़ाया, तो इन केस में हमने देखा कि z कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल पास पास में आने चाहिए थे और वो कुछ ज्यादा ही पास पास में आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर वॉल्यूम का जो न्यूमरेटर है वो फैक्टर z के अंदर, प्रेशर फैक्टर में जो पीवी बाय एनआरटी में पीवी फैक्टर जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है, राइट? वो डिक्रीज कर जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो डिक्रीज कर जाने की वजह से जेड का वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा है। लॉजिक। अब जेड का वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब साफ साफ क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है। और प्रेशर आप देखिए, इनिशियली प्रेशर क्या है? लो है, यानी कि लो प्रेशर रेंज है। तो लो प्रेशर रेंज पे अपन को पता है कि वॉल्यूम करेक्शन अपन नहीं लगाते हैं, तो एट लो pressure range no need of वॉल्यूम करेक्शन, राइट? तो जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी? फॉर 1 मोल P प्लस A बाय वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू आर टी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे याद आता ना एन स्क्वायर और v माइनस एन बी, तो v माइनस एन बी की जगह तो अपन v लेंगे क्योंकि अपन ने प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन हटा दिया है, और फॉर 1 मोल है तो n भी हटा देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या हो जाएगा? सिर्फ ये बच जाएगा P A बाय वी स्क्वायर इंटू वी डैश, मल्टीप्लाई करते हैं तो पीवी प्लस ए बाई वी इक्वल्स टू आर टी। नाउ अगेन पीवी इक्वल्स टू आर टी माइनस ए बाई वी डिवाइडेड बाय आर टी, so that we will get pv by rt equals to 1 minus a by rtv, and that's how we can understand that z is coming less than 1, because 1 में से कुछ भी आप माइनस करोगे तो z क्या आएगा? लेस देन 1, एंड दैट्स हाउ जब कभी भी हमको ये बोला जाए कि z लेस देन 1 है तो हम कौन सी वाली इक्वेशन यूज करेंगे? ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब है एक चीज हम समझ सकते हैं कि z लेस देन 1 का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, z ग्रेटर देन 1 का मतलब है फोर्स ऑफ रिपल्शन, और z इक्वल्स टू का मतलब है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है? तो अब आप लॉजिकली अगर आपसे कोई सवाल करता है कि किन तरह की गैसेस को अपन लिक्विफाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है, तो किस एक गैस है, मान लीजिए हीलियम, एक है हाइड्रोजन, है ना, ऑप्शन दिया हुआ है हमको, तीसरा है CO2 और चौथा है नन। तो ऑब्वियसली बात है, हमको पता है कि हम CO2 को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। लॉजिक क्या है? इस ग्राफ को हम देख के समझ सकते हैं कि एटलीस्ट CO2 के लिए z कुछ रेंज ऐसी रहेगी जब z लेस देन 1 होगा, जबकि हाइड्रोजन हीलियम के लिए तो बचपन से ही मतलब z ग्रेटर देन 1 है, यानी उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो जहां फोर्स ऑफ रिपल्शन है वहां ऐसे में उनको पास में लाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, वह जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसे में उनका लिक्विफिकेशन जो है वो आसान होगा। तो हम कह सकते हैं लिक्विफिकेशन is easy for those gases where z less than 1। Got it? क्लियर है? ये चीज यहां पे क्लियर है? तो बच्चों इसमें अगला पार्ट आता है वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट? तो वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये वीरियल इक्वेशन है क्या चीज। एक फॉर्म है, यानी कि जो हमने वन वाल इक्वेशन हमने लिखी है उसी का एक फॉर्म है, और उस फॉर्म को हम क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो वन वाल इक्वेशन है वो है क्या। तो हम लिखते हैं P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल्स टू आर टी एन आर टी, राइट? अगर फॉर n इक्वल्स टू 1 हो तो ये इक्वेशन बदल के हो जाएगी P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, राइट? अब देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहूं तो P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, इसी का फॉर्म है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट्स इट। केमिस्ट्री में हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, आर टी अपॉन हमने कर दिया V माइनस बी, राइट? ऐसा कर सकते हैं। देन इसके बाद में मैंने क्या किया, P इक्वल्स टू मैंने लिख दिया आर टी बाय वी माइनस बी माइनस ए बाय वी स्क्वायर, ऐसा भी कर लिया, कर सकते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इट बाय v, ठीक है? तो हमने लिख दिया पी वी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया आर टी वी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए बाय वी, राइट? यहाँ तक भी ठीक है। अब हमने कर दिया इसको डिवाइडेड बाय आर टी, तो ये हो जाएगा पी वी बाय आर टी इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस बी, क्योंकि आर टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बाय आर टी वी। यहाँ तक ले आए हम इसको, राइट? अब देखिए
ये जो v बाय v अपॉन v माइनस बी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर टी अपॉन सॉरी पी वी बाय आर टी, पी वी बाय आर टी इक्वल्स टू v अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे v अपॉन 1 माइनस बी बाई वी, ऐसा लिख सकते हैं हम। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं v से डिवाइड कर रहा हूँ, तो न्यूमरेटर को डिवाइड किया v बाई वी 1 आ गया, और फिर v माइनस बी को भी v से डिवाइड किया तो v बाई वी 1 आ गया, माइनस b बाय वी ये आ गया, माइनस a बाय आर टी वी लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चों, एक मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन होती है कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं ये इक्वेशन देखूँ, ये वाली, तो ये इक्वेशन भी कुछ कुछ वैसी है, 1 अपॉन 1 माइनस बी बाई वी, बी बाई वी इज एक्टिंग लाइक एन एक्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस बी बाई वी, यहाँ पे एक टर्म छूट गई हमारी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो बी बाई वी प्लस बी बाई वी का होल स्क्वायर, बिकॉज हमने एक्स को क्या माना है एक तरह से, यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर एक्स जो है वो हमारा बी बाई वी है, प्लस हम लिख सकते हैं बी बाई वी का होल क्यूब लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बी है, इस बी को हम बोलते हैं, क्योंकि ये सेकंड टर्म है इस इक्वेशन की, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, जो भी ऊपर कांस्टेंट आएगा, राइट। अब इसको जरा वापस हम इस वाली फॉर्मेट को इसके अंदर यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखिए एक्सप्रेशन कैसा बदल जाएगा हमारा, पी वी बाय आर टी इक्वल्स टू, मैंने एक्सटेंड करके लिख दिया 1 प्लस बी बाई वी, राइट, प्लस बी बाई वी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई वी का होल क्यूब, और आगे लिखने की जरूरत नहीं, माइनस लास्ट में जाके क्या रहा है, माइनस ए बाई आर टी वी, राइट। अब मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को इसी के अंदर मर्ज किया, तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, 1 प्लस बी बाय वी माइनस ए बाय आर टी वी प्लस बी बाय वी होल स्क्वायर प्लस बी बाय वी होल क्यूब लाइक दिस। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल वीरियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ v कॉमन ले लिया, तो 1 बाय वी, अंदर क्या आ गया b माइनस ए बाय आर टी, कैन आई राइट लाइक दिस, एंड प्लस b बाय वी का होल स्क्वायर प्लस b बाय वी का होल क्यूब एंड सो ऑन, राइट, p बाय आर टी। और इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू आर टी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाय वी बी माइनस ए बाय आर टी। अब आप जरा कंपेयर करें इसको, तो ये जो ऊपर फर्स्ट टर्म में, जैसे नीचे तो 1 बाई वी आ रहा है, तो ऊपर जो भी आ रहा है वो पूरा इसका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक सवाल आईटी ने पूछा था कि सेकंड वेरिएबल इक्वेशन का सेकंड कोएफिशिएंट कौन होगा, तो यहाँ पर क्या है, ये है सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, तो यानी कि कह सकते हैं दैट इज बी माइनस ए बाय आर टी इक्वल्स टू सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट। बस बच्चों, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं सिग्निफिकेंस आपको समझा देता हूँ। ये तो हमारी हो गई वेरिएबल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है, एक टेम्परेचर हम पढ़ते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, टीबी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं कि बॉयल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर फॉर एनी गैस एट विच इट बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। कहते हैं इट इज द टेम्परेचर एट विच गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। अब इसको प्रूव करते हैं हम इस इक्वेशन से, वेरिएबल इक्वेशन से। देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, राइट। एट ए प्रेशर रेंज, किसी एक हाई प्रेशर रेंज पे वो गैस बिहेव करती, किसी एक प्रेशर रेंज पे वो बिहेव करती है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, हमने लिखा था पी वी इक्वल्स टू आर टी, राइट, और 1 प्लस बी माइनस ए बाय आर टी इंटू 1 बाय वी प्लस बी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी क्यूब लाइक दिस, है ना। अब समझना ध्यान से, एट लो प्रेशर, अगर हम लो प्रेशर की बात करें, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर लो प्रेशर पे ही गैस जो है आइडियल बिहेव करती है, तो लो प्रेशर, जब लो प्रेशर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी हाई। तो क्या वॉल्यूम जब हाई होगा तो इन दोनों टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, वी स्क्वायर है, वी क्यूब है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक हैवी डोमिनेटर से डिनोमिनेटर से जब आप इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म जो है नेग्लिजिबल हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे नेग्लिजिबल हो जाएंगी, तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बच गई, पी वी इक्वल्स टू आर टी 1 प्लस बी माइनस ए बाय आर टी इंटू 1 बाय वी। अब आप समझिए कि हमें आइडियल लाने के लिए क्या चाहिए, पी वी इक्वल्स टू आर टी फॉर आइडियल। देयरफॉर हम क्या समझ सकते हैं
कि ये वाली जो टर्म है, कौन सी वाली, ये वाली पूरी टर्म है, वो क्या होनी चाहिए, वो वाली 1 बन जानी चाहिए। इसका मतलब वो वाली 1 बनने का मतलब है कि ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। देयरफॉर b माइनस a बाय RT मस्ट बिकम 0, ठीक है, 0। देयरफॉर b मस्ट बी इक्वल्स टू a बाय RT, राइट। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि T मस्ट बी a बाय RB, और इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं TB, बॉयल्स टेम्परेचर। तो यही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बॉयल टेम्परेचर का कि TB इक्वल्स टू A बाय RB। तो कैसे आया ये A बाय RB, इसके लिए हमें वीरेल इक्वेशन की हेल्प चाहिए होती है। ओके बच्चों, हम लोग अब बात करते हैं रियल गैस में कि हर रियल गैस के लिए कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं। व्हाट डज दीज क्रिटिकल पैरामीटर्स, तो जब बात करते हैं इसमें 3 चीजें होती है। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज दिस मींस, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए वो टेम्परेचर है जिसके अबव उस गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, यानी कि इट इज द टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई वॉट एवर प्रेशर यू अप्लाई। यानी आप कुछ भी प्रेशर कर लगा दीजिए, जैसे कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका मतलब क्या है कि रहीमन ने क्या बोला कि भाई एक धागा है और उसको आपने खींच रखा है, दैट्स फाइन, लेकिन अगर वो एक बार टूट गया तो फिर वापस वैसा ही नहीं जुड़ेगा, उसको जोड़ने के लिए आपको गांठ लगानी पड़ेगी, है ना। यानी कि उन्होंने एक लिमिट बना दी। क्या बोला, लिमिट क्या बना दी। अब आप बोलोगे सर केमिस्ट्री में हिंदी साहित्य आ गया। बिल्कुल, देखिए जीवन जो है ना, केमिस्ट्री क्या है, प्रकृति है, और जो शब्द हैं वो भी प्रकृति की देन है। तो यहाँ पे मैच क्या कर रहा है कि जैसे रहीमन ने लिमिट बना दी है कि इस धागे की एक लिमिट है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर आपने इसको टेंशन दिया, देखो फिजिक्स भी आ गई इसके अंदर, तो टेंशन दिया तो वो धागा टूट जाएगा, और एक बार अगर टूट गया तो फिर आप उसको जोड़ने के लिए गांठ ही लगानी पड़ेगी। तो इसी तरह से हमने क्या कहा कि हर गैस के लिए एक लिमिट होता है टेम्परेचर। एक टेम्परेचर ऐसी लिमिट होगी, उस टेम्परेचर से ऊपर जाने पर वो गैस फिर आप चाहे कुछ भी कर लो। अब इसको जरा एक सिंपल भाषा में समझते हैं। यदि मैं किसी से भी पूछूं कि एक गैस है और उसको मुझे लिक्विफाई करना है तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि सर गैस में देखो पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उनको पास में लाना पड़ेगा। पास में लाने का क्या तरीका है सर, उनकी एनर्जी कम कर दो। एक तो एनर्जी कम कर दो, तो एनर्जी कम करने का क्या तरीका है सर, टेम्परेचर डाउन कर दो। और दूसरा क्या सर, उस पर फिर प्रेशर लगाओ, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है तो मॉलिक्यूल को पास पास में लाने के लिए अपन प्रेशर लगा सकते हैं। दैट मींस वी नीड टू थिंग्स, एक तो हमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, एक सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं कर सकते आपकी प्रेशर के अकेले दम पर आप चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो गैस का और उसको लिक्विफाई कर देंगे, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि प्रेशर चाहे कितना भी लो हो और टेम्परेचर के दम पे अकेले टेम्परेचर लो कर करके आप उसको लिक्विफाई कर देंगे। गॉट इट। तो हमने क्या कहा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि फॉर CO2 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड इज TC। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि मान लीजिए मेरे पास में एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मेरे पास में CO2 गैस मौजूद है और टेम्परेचर इसका है 29 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं क्या करूंगा, इस पे प्रेशर अप्लाई करूंगा, और प्रेशर अप्लाई करते करते एक लेवल पे ले जाऊंगा और वहां पे जाके CO2 के मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे और लिक्विफाई हो जाएंगे, राइट। एक और कंटेनर है मेरे पास में, यहां पर मेरे जो टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं इसके ऊपर चाहूंगा कि प्रेशर लगा के और मैं इसको लिक्विफाई कर दूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये लिक्विफाई नहीं होगी, नॉट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। दैट्स द सिंपल मीनिंग, दैट्स द सिंपल मीनिंग कि एक बार इस बिकॉज इट हैज क्रॉस्ड TC क्रॉस कर गया। अब इस TC के बाद पे किसी की गैस का TC कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला जो हमें डायरेक्ट याद रखना है, 8A/27 RB, 8A/27 RB, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हर गैस के लिए AB चूंकि अलग अलग है तो TC भी उसका अलग अलग होगा। अब मान लेते हैं किसी गैस का TC जो है, TC फॉर A गैस मान लीजिए वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और TC फॉर B गैस वो है मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या लगता है किस गैस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि जिसका TC 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इसकी सहनशीलता ज्यादा है, यानी कि किस आदमी को मनाना हमारे लिए आसान है, जिसकी सहनशीलता ज्यादा है, वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कभी टेम्परेचर शूट अप होकर 50 डिग्री पहुंच गया तो भी हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग द प्रेशर। लेकिन जिसकी 40 ही है और टेम्परेचर पहुंच गया मान लीजिए गर्मियों में 50, तो फिर हम 50 पे उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो हम लिख सकते हैं यहाँ इजीली लिक्विफिएबल। गॉट इट। तो ये हो गया TC। अब देखिए TC के बाद में एक सेकंड पैरामीटर आता है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर का क्या मतलब है, PC। क्रिटिकल प्रेशर का क्या मतलब है, अब TC मान लीजिए कि इसी कंटेनर को हमने ले लिया होता और इस कंटेनर में हमने टेम्परेचर कर दिया 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर जो मेरे को प्रेशर लगाना पड़ेगा इसको मैं बोलूंगा PC। दैट मींस इट इज द मिनिमम प्रेशर, या इट इज द मिनिमम बोलने की बजाय हम सीधा से बोले इट इज द प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू लिक्विफाई द गैस व्हेन द गैस इज एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि किसी गैस पे लगाया जाने वाला वह दाब
अब ऑब्वियसली बात है वो न्यूनतम दाब होगी, कम से कम हम कितना प्रेशर लगाएं, कितना न्यूनतम दाब लगाएं कि वो गैस उसके अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए, उसको हम बोलते हैं पीसी। तो पीसी को हम देते हैं A/27 B², A/27 B², ये पीसी का फॉर्मूला है। और इसी तरह से तीसरा आता है क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम यानी कि वीसी। अब वीसी में, हाँ, क्रिटिकल वॉल्यूम जो है, क्रिटिकल वॉल्यूम के अंदर हमारा जो आता है वो आता है कि अब मान लीजिए कि किसी गैस के टीसी पे, है ना, एट टीसी व्हेन वी अप्लाई टीसी द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नोन एज वीसी। टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई करने पर गैस का जो वॉल्यूम बन जाता है, दैट यानी लिक्विफाई होते समय उसका जो गैस का वॉल्यूम बन जाता है वो कहलाता है वीसी। और यहां पे हम वीसी का जो फॉर्मूला है वो आता है 3B। ठीक है, तो ये हो गए टीसी, पीसी और पीसी। और अगर जेड के हिसाब से अगर हम देखें तो कई बार ये आ जाता है कि जेड कितना होता है जब टीसी वीसी टीसी होता, तो हम देखिए जेड की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, पीसी वीसी बाय आरटीसी। ठीक है, तो पीसी के वैल्यू अगर हम लिखेंगे, और देखो चेक करने का तरीका है कि यदि पीसी मान लो या टीसी या वीसी में से कुछ भी चीज भूल जाए तो हमेशा याद रखना जेड जो है आपका 3/8 आना चाहिए। अब जरा करके देखते हैं, पता लग जाएगा। तो हमने लिखा मान लीजिए A/27 B² इंटू वीसी है 3B अपॉन आर इंटू पीसी है 8A इंटू 27 RB। अब जरा देखते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, ए से ए कैंसिल आउट, 27 से 27 कैंसिल आउट, B² से B कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट। तो देखिए बचा क्या हमारे पास, 3/8। दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही वैल्यूज ली हैं। तो ये Z कितना आता है, 3/8 एट टीसी पीसी एंड पीसी।